टीवी न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। समाचार में 5 समाचारों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है डीजी यात्रा 3 हवाई अड्डों पर शुरू, आपका चेहरा ही बोर्डिंग पास। अब आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए लंबा इंतजार और कागजी खानापूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। अभी डीजी यात्रा चेहरा पहचान प्रणाली यानी FRT नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए शुरू हुई है, जो मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों पर भी शुरू की जाएगी। फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। डीजी यात्रा एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। इस कागज रहित और संपर्क रहित व्यवस्था में आपका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। दूसरा समाचार है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिंगल कॉलम पर मेट्रो रेल और हाईवे फ्लाईओवर। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो नदी तल से 259 मीटर ऊंचा है, तो हर दिन 37 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का रिकॉर्ड और 18 घंटे में सिंगल लेन 25 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए जाने के बाद अब सिंगल कॉलम पर मेट्रो रेल और हाईवे फ्लाईओवर के सबसे लंबे डबल डेकर सेतु का रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया है। यह परियोजना एशिया बुक और इंडिया बुक के रिकॉर्ड में पहले ही शामिल हो चुकी है। इसके अलावा अन्य समाचारों में है डिजिटल प्रमाण पत्र, GST संग्रह में बढ़ोतरी और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के इस पड़ाव पर पेंशन ही जीवन यापन और आपात स्थिति में सहायता का माध्यम होती है। इस अवस्था में नवंबर महीने में बैंक या पेंशन जारीकर्ता एजेंसी में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का झंझट खत्म कर केंद्र सरकार ने घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण की जो शुरुआत की थी, वरिष्ठ नागरिक उसे तेजी से अपना रहे हैं। पिछले 1 साल में डिजिटल प्रमाण पत्र के उपयोगकर्ता 72% बढ़ गए हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने भारत में सरकार का GST संग्रह भी नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। चालू वित्त वर्ष में लगातार 9 महीने से GST का संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक के 8 महीने में ही करीब 12 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए अधिक है। इस अंक में भारत की अध्यक्षता में G20 के कार्यक्रमों को भी विशेषता से छापा गया है। वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के बीच भारतीयता के रंग में रंगी दुनिया। विश्व की 85% GDP, 75% व्यापार और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की मेजबानी हर भारतीय के लिए गौरव के पल का अनुभव कराने वाली है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, जो 30 नवंबर 2023 तक उसके पास रहेगी। इस दौरान 32 अलग अलग वर्क स्ट्रीम की करीब 200 बैठकें होंगी, जिसकी शुरुआत झीलों के शहर उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक शेरपा ट्रैक और बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर तक विथ ट्रैक की पहली बैठक से हुई, जहां वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के बीच वैश्विक मंच पर जुटे प्रतिनिधि भारतीय परंपरा विरासत के साथ गर्मजोशी भरे आतिथ्य से भारतीय संस्कृति के रंग में सराबोर दिखे। विकासशील देशों के ट्रोइका यानी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। भारत की G20 की अध्यक्षता में इंडिया फर्स्ट के मंत्र पर न सिर्फ देश आगे बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी समृद्ध स्थानीय क्षमता, विरासत, संस्कृति, परंपरागत शहरों से अलग विविधता भरे भागों को गर्व के साथ प्रस्तुत करने की शुरुआत भी कर दी है। इसे विस्तार से पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। पत्रिका के अन्य आकर्षणों में है फसल बीमा योजना। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही सरकार की रणनीति में फसलों को प्राकृतिक आपदा के जोखिम से बचाना भी शामिल है। वर्ष 2016 में शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 13 जनवरी को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बुवाई के पहले से कटाई के बाद तक का जोखिम कवरेज देने वाली यह योजना किसानों का जीवन संवार रही है। अभी तक 38 करोड़ किसानों का नामांकन हुआ, जिसमें 11.73 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों के दावे में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के साथ बीमा कराने के लिए पैसे की कमी का समाधान करने के लिए की गई थी। योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। फसल बीमा ऐप नागरिक सुविधा केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर किसान के लिए फसल नुकसान की रिपोर्ट करना इस योजना में आसान है।
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक नया रूप दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के फसल बीमा की सब्सिडी में अब केंद्र सरकार 50% की जगह 90% हिस्सेदारी देती है। संबंधित स्थानीय सरकार को सिर्फ 10% सब्सिडी का भुगतान करना होता है। इस योजना को विस्तार से पत्रिका में बताया गया है। इसके अलावा उजाला योजना को भी अंक में विशेष स्थान मिला है। उन्नति में ऊर्जा यानी प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना तो सबके लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति यानी उजाला से सरकार कम ऊर्जा खपत में रोशनी का इंतजाम कर रही है। कारोबार, शिक्षा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में प्रकाश के महत्व को देखते हुए ऊर्जा दक्ष लाइटिंग के खर्च और स्थायित्व के फायदों को पहचान कर ही 5 जनवरी 2015 को उजाला की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके 8 साल पूरे हुए हैं। अभी तक करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे दिए जा चुके, जिससे सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत का रास्ता मिला। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को लाइफ यानी लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का जो मंत्र दिया है, उसमें यह योजना सहयोग कर रही है। इससे सालाना 30.93 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हो रहा है। यह प्रति वर्ष करीब 47 लाख कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इस कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, जो उसी दिन यानी 5 जनवरी 2015 को ही शुरू स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी लागू कर रही है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पथ का भी नाम दिया है। जब सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब भारत विकसित बनेगा। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को महाराष्ट्र दौरे पर 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, जिसकी जानकारी इस अंक में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो रेल चरण 1 राष्ट्र को समर्पित किया। नागपुर मेट्रो के पहले चरण की लागत करीब 8,650 करोड़ रुपए आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। दूसरे चरण को 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 6ठी स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन है। साथ ही 950 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किए जाने वाले नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए नहीं है, यह हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। यही वजह है कि भारत ने अपनी इस विरासत को समृद्ध करने के लिए न सिर्फ अलग आयुष मंत्रालय गठित किया, बल्कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की शुरुआत सहित कई पहलें की। ग्लोबल आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन और विश्व के पहले और इकलौते ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना इस बात का प्रतीक है कि दुनिया हमारी पारंपरिक चिकित्सा की ओर लौट रही है। इसी कड़ी में गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट के फैसलों के अंतर्गत 81 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त अनाज को कैबिनेट की मंजूरी, 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत संशोधित पेंशन को मंजूरी और 2023 के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी को शामिल किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के कामकाज को लेकर के भी इस पत्रिका में चर्चा की गई है। इसके अलावा एक सरकार की नई पहल का जिक्र किया गया है। अभी तक आपने देखा सुना होगा कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और गणमान्य जन ही महापुरुषों की प्रतिमा या चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आजादी के अमृतकाल में एक नई शुरुआत हुई है। अब देश के युवा भी संसद भवन के इन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेकर राष्ट्र के आदर्श पुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। संसद हो या सरकार, उससे जन जन को जोड़ने की लगातार हो रही पहल में एक और नया आयाम जुड़ गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल के कार्यक्रम में बात होगी इस बार के अंक के अमृत महोत्सव की। तब तक के लिए धन्यवाद।